गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद अपूर पे। आज मैं आपको क्लास 8 का जो लास्ट ईयर मिड टर्म का एग्जाम हुआ था वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आप लोग अगर इसको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से पेपर आता है, और जो अभी आपका सितंबर में लास्ट तक या 15 सितंबर के आसपास एग्जाम आपका शुरू होगा मिड टर्म का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, किस लेवल का आता है, आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर पेपर दिख रहा होगा, मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। पहले 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है यदि 3408 को 16 से भाग दिया जाता है तो 213 आता है। तो 3408.8 को 0.16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी मुझे लग रही है। ये होना चाहिए था 340.8 डिवाइडेड बाई 0.16। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, उसको सही करेंगे। वैल्यू आपको पूछ रहा है 340.8 डिवाइडेड बाई 0.16। इसकी वैल्यू क्या आएगी पूछ रहा है। ऊपर से अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो क्योंकि ये एक अंक पे था तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, नीचे से हटाते हैं तो 2 अंक पे था तो 2 जीरो बढ़ेगा। अब ये एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3408 डिवाइडेड बाई 16। ध्यान से अगर आप देखो तो 3408 डिवाइडेड बाई 16 की वैल्यू दे रखी है 213। तो ये हो जाएगा 213 और इंटू एक जीरो दिख रहा है, इसका मतलब इंटू 10 है। तो आंसर आपका आ जाएगा पहला 2130। दूसरा क्वेश्चन, टी का वह मान जिसके लिए व्यंजक 3t माइनस 5 और 2t प्लस 1 बराबर हो जाते हैं क्या होगा। तो देखो कह रहा है कि t के किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, तो हम पहले दोनों को बराबर करेंगे। हमको दे रखा है 3t माइनस 5 इक्वल्स टू 2t प्लस 1। अब दोनों t वाले को एक तरफ कर लो तो 3t माइनस 2t इक्वल टू हो जाएगा t, और माइनस 5 प्लस 1 ऐड होके उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा t इक्वल टू 6। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से 2t जब लेफ्ट में जाएगा तो 3t माइनस 2t हो जाएगा t, माइनस 5 राइट में जाएगा हो जाएगा प्लस 5, तो 1 प्लस हो जाएगा 5 तो हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत हैं। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपका काइट हो जाएगा। काइट यानी कि पतंग, इंग्लिश में काइट, हिंदी में पतंग। बना के दिखा देता हूँ मैं। काइट में क्या होता है कि दो एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं कुछ इस तरह से, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं, ये बहुत बेकार बन रहा है चित्र, लेकिन फिर भी डायगोनल्स जो होते हैं वो राइट एंगल पर कट करते हैं। तो इस तरह से काइट होता है आपका। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगला आ जाते हैं, यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो उसका 50% कितना होगा। ध्यान से देखिए, 40% की वैल्यू दे रखी है 200। अब यहाँ से 1% अगर आप निकालना चाहो तो हो जाएगा 200 बटे में 40। तो 50% कितना हो जाएगा। 50% हो जाएगा 200 बटे में 40 गुणे में 50। 4 से काटोगे 5 बार में, और 50 गुणे 5 करोगे तो आ जाएगा आपका 250। तो 250 आंसर हो जाएगा। अगले में आ जाओ, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 625 दिख रहा है, ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये 25 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण वर्ग है। ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 का क्यूब है, ये जो है ये 9 का क्यूब है, और ये आई थिंक 6 का क्यूब है। तो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं सारे परफेक्ट क्यूब है, लेकिन ये 625 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अगला कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग का किसके समतुल्य होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 पार्ट दिख रहे हैं जिसमें से 4 कलर किया गया है। तो 6 में से 4 कलर करने का मतलब 4/6। यहाँ पे ये 2 से कट जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2/3 के इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 बटे में 3। यही चीज इंग्लिश में है सारे क्वेश्चन। अब फिर से आ गए, ये कह रहा है यदि 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 दे रखा है, 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 1 8, x इक्वल टू हो जाएगा 8/4 जो कि आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई है, तो कह रहा है 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो 2x, x की जगह पे 2 रख देंगे क्योंकि वैल्यू 2 आई है। तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स होता है, तो 2 इंटू 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा बी आपका 3।
अगला, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या जिसके प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। समबाहुभुज मतलब एक रेगुलर पॉलीगन की बात चल रही है, जहां पे इंटरनल एंगल दे रखा है आपको, इंटरनल 165 डिग्री है। देखो हमें पता है कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल जब भी हम करते हैं, सम करते हैं, तो आता है 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एक्सटर्नल एंगल निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, जो कि आ जाएगा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री अगर एक्सटर्नल एंगल है तो हमें पता है कि साइड जो n की वैल्यू आती है वो 360 डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल एंगल कर दिया जाता है। अब 15 से आप 36 को काटोगे तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, 24 डिग्री गलती से लग गया, यहाँ पे डिग्री नहीं रहेगा, 24 साइड्स आ जाएगा। n इक्वल टू साइड होता है तो 24 साइड आ जाएगा। हमने पढ़ रखा है कि एक्सटर्नल एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो 360 होता है। तो क्योंकि एक एक्सटर्नल एंगल जो है वो आपका 15 डिग्री का है, तो कितने ऐसे एंगल बने होंगे, जितने एक्सटर्नल एंगल होंगे उतने ही साइड होंगे। तो एक्सटर्नल एंगल कितने आ जाएंगे 360 में 15 15 के 24, तो इस वजह से यहाँ पे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 24 हो जाएंगे। अगला जो एक संख्या रेखा -4 निम्नलिखित में से किसके दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर -4 जो होगा किसके दाईं ओर स्थित होगा। देखो जो दाईं तरफ की संख्याएं होती हैं वो अपने लेफ्ट वाले से हमेशा बड़ी होती हैं, तो हमें देखना है कि -4 इनमें से, इन सब में से किससे बड़ा है। ठीक है, तो 0 से तो छोटा है तो 0 के दाएं आएगा नहीं, 5 से भी छोटा है, इसके भी दाएं नहीं आएगा। अब -3 से भी -4 जो है वो छोटा होता है। ध्यान से देखिए, आप अगर संख्या रेखा पर देखें, ये 0, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके यहाँ कहीं पे -8 आएगा। तो -8 के राइट साइड में -4 आ रहा है। जो राइट वाली संख्या होती है वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। तो -4 इनमें से किससे बड़ा है ये हमें देखना है। तो -4 जो है वो -8 से बड़ा है, इस वजह से -8 के राइट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 64 का क्यूब रूट आ जाएगा 4, ये 4 का क्यूब होता है, प्लस 125 जो होता है वो 5 का होता है, और 1 का तो 1 ही हो जाता है। तो 64 का क्यूब रूट 4 हो गया, 125 का 5 हो गया, 1 का 1 हो गया, तो 4 + 5 9, 9 + 1 = 10। तो आंसर आ जाएगा 10। अगला आ जाओ, कह रहा है निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल y = 2 है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम चारों ऑप्शंस को सॉल्व करें और y की वैल्यू फाइंड करें, जिसमें y की वैल्यू 2 आ जाएगी वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका यह है कि y की वैल्यू हम रख के देख लें, जिस भी ऑप्शन में LHS और RHS बराबर आ जाएंगे वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम बी में रख के देखें, क्योंकि मुझे दिख रहा है बी में रखने पे हो सकता है, अगर बी में रख के देखें तो y + 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 2 + 6 = 4 × 2 - 2, तो ये 6 + 2 8 हुआ, और ये 4 + 2 8 - 2 हुआ, तो ये 8 आया इधर, और इधर क्या आया आपका 6, जो कि इक्वल नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें आके देखते हैं सी वाले में, 2y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 है तो 2 × y हो जाएगा 4, 4 - 4 0, और 2 - y की वैल्यू 2 करोगे तो 0, तो ये 0 = 0 आ जा रहा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2y मतलब 2 × 2, तो हो जाएगा 4 - 4 = में 2 - y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 2 4 - 4, और 2 - 2 0 = 0, LHS = RHS आ गया, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जाओ, वह न्यूनतम संख्या जिसे 72 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाता है। 72 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, और 24 तिया 72। तो यहाँ पे क्योंकि पूर्ण घन की बात हो रही है, तो 3 3 का हम यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। तो 2 के लिए तो 3 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन 3 के लिए 3 की कमी दिख रही है। तो यहाँ पे अगर एक बार 3 और होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो हम कह सकते हैं कि 72 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा था, तो 3 से गुणा करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये चित्र देख के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करने हैं। कह रहा है कि OD किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला जो होगा OD जो होगा वो OB के बराबर होगा, और AO जो होगा वो OC के बराबर होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि OD किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, OD = OB आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल DAB + CDA, DAB, तो DAB आपका ये वाला एंगल है, और CDA आपका ये वाला एंगल है। हमें पता है कि अगर
दो पैरेलल लाइंस हो, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल के सम जो होता है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम आता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। तो ए और डी का सम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं, ए बी और सी डी पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल को को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा और इनका सम आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक आदमी के पास 1,05,000 रुपए थे, उसने इस राशि का 30% अपने बेटे को, 25% बेटी को और 35% पत्नी को दे दिया। शेष राशि उस विद्यालय को दान किया जहां उसने पढ़ाई की थी। विद्यालय को दान की गई राशि की गणना कीजिए। ध्यान से देखिए, कोई भी जो अमाउंट होता है, कोई भी चीज होती है, वो अपने आप में 100% होती है। अब उसने देखो कितना कितना दे दिया, 30% दे दिया बेटे को, और कितना निकाल दिया, 25% दे दिया बेटी को, और 35% उसने दे दिया पत्नी को। अगर हम ऐड करें टोटल तो 35 प्लस 25 हो जाएगा 60, और 60 30 90। इसने टोटल 90% जो है खर्च कर दिया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो इसके पास कितना बचा होगा, 10%। ठीक है, टोटल का 10% बचा है और उसने स्कूल को 10% ही दिया है। अब ध्यान से देखो, 100% जो था वो किसके बराबर था, 1,05,000 के। इसी का 10% निकालना है, तो 10% क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो ये कट जाएगा, आ जाएगा 10,500। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,500 रुपया। इतना रुपया उसने स्कूल में डोनेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, कह रहा है कि 2i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, इसमें y की वैल्यू बतानी है। 2i डिवाइडेड बाई 3, हम y वाला एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा 7y डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 1। ध्यान से देखो, 3 और 15 इनका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 15। तो 3 पचे 15 5 बार जा रहा है, तो 5 से गुणा करेंगे 2i में तो हो जाएगा 10y, माइनस 15 था ही तो कुछ करना नहीं है, तो 7y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। अब 10y माइनस 7y करेंगे तो आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 15 इंटू 2, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 3, आ जाएगा 10। 3 से 30 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए और घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जगह कम बच रही है इस वजह से मैं इसको इरेज करूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए तथा घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। 5/7 की पावर 3 इंटू 5/7 की पावर 8। ध्यान से अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा एक फॉर्मूला, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, 5/7 को a मानो और 5/7 को a मानो, तो ये हो गया a की पावर 3 और a की पावर 8। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहीं पे डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 5/7, क्योंकि बेस दोनों का 5/7 ही था, तो पावर्स ऐड होके 8 प्लस 3 हो जाएंगी 11। ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है हमें 5/7। अब यहाँ पे फिर से देखो, ये a है, ये a है, a की पावर 2 a की पावर 4, तो हो जाएगा a की पावर 6, यानी कि 5/7 की पावर 6। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करने पे 5/7 की पावर 11, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करने पे 5/7 की पावर 6। अब हमें पता है कि अगर a की पावर m को डिवाइड करें a की पावर n से, तब क्या होता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 5/7 की पावर 11 माइनस 6, जो कि आ जाएगा 5/7 की पावर 11 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, इनमें से कौन सी दो साइड्स इसकी पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, अभी अभी एक चीज मैंने बताया था कि अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है। अगर ये x है, ये y है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आना चाहिए। कब, जबकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो, एक ये वाली और ये वाली। तो ध्यान से अगर देखो तो 89 और 91 करेंगे तो 180 आएगा, और 88 और 92 करेंगे तो भी 180 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन जो है PS और QR ये पैरेलल रहे होंगे, तब जब इसको एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इसके कोइंटीरियर का सम जो है वो 180 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल कौन था, PS और QR। अगर मैं इसको मिटाऊं, अगर समझ में आ गया हो तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोइंटीरियर का सम 180 डिग्री आता है। ये हो गया आपका PS, ये हो गया आपका QR, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, PS एंड QR।
PS जो होगा वो पैरेलल होगा QR के। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पैटर्न को देख के बताइए कि 6 के क्यूब को विषम संख्याओं के रूप के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, 6 के क्यूब को क्या लिखेंगे इस पैटर्न के हिसाब से? तो 1 का क्यूब में हमने क्या किया है, पहला ऑड नंबर ले लिया है। 2 के क्यूब में क्या किया है हमने, ध्यान से देखें तो सेकेंड ऑड नंबर प्लस थर्ड ऑड नंबर। 3 के क्यूब में क्या किया है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, 3 के क्यूब में पहले ये 2 का वाला छोड़ दिया, अब जो बच रहा है अगला ऑड नंबर आएगा 7 प्लस 9 प्लस 11। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 ऑड नंबर ले रहे हैं। अब देखो 4 का क्यूब जब हमने किया तो ये 7 9 11 के बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है 13। 13 से स्टार्ट करेंगे और 4 ऑड नंबर लगातार लिखेंगे, तो 13 15 17 19। ऐसे 5 के क्यूब में क्या करेंगे, 19 तक यहाँ पे हो गया है। 19 के बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है क्या, 21। क्या आता है, 21। अब ये हम 21 से शुरू करेंगे, तो 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, ये हमने 5 ऑड नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ पे जब हम 6 के क्यूब की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 6 के क्यूब को क्या लिखेंगे, क्योंकि 29 तक यहाँ पे आ चुका है, तो अब हम 29 के बाद जो अगला नंबर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। 29 के बाद अगला ऑड नंबर है 31, और क्योंकि 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 6 ऑड नंबर्स का सम करेंगे, तो 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41। इनको जब आप ऐड करोगे, जब इनको आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 6 का क्यूब जो कि होता है 216। आप इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार ऐसे ऐड करके देख सकते हो कि यूनिट डिजिट से हम चेक कर लेंगे कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है इनका सम करने पे। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 1 17, और 17 प्लस 9 फिर से हो जाएगा 26। तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इट मीन्स कि आपका आंसर सही है। ध्यान से देखो, जब दूसरा लिखा तो हमने 2 ऑड नंबर लिए, तीसरे का क्यूब लिखा, 3 का क्यूब लिखा तो 3 ऑड नंबर लिए, 4 का क्यूब लिखा तो 4 ऑड नंबर लिए। एक तो पैटर्न ये बन रहा है कि 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ऑड नंबर का सम आएगा। ऐसे ही जब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 ऑड नंबर का सम आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 ऑड नंबर का सम आएगा। पैटर्न ये है। दूसरा क्या पैटर्न बन रहा है कि 1 का क्यूब किया था तो 1 लिया था, 2 का क्यूब किया तो 1 के बाद जो अगला नंबर आता है वो लिया, 3 का क्यूब किया तो यहाँ जो 5 पे खत्म हुआ है, 5 के बाद अगला नंबर 7 आता है, 7 से स्टार्ट किया। 4 का किया तो ये खत्म हुआ था 11 पे, 11 के बाद अगला नंबर आया 13, तो 13 से स्टार्ट किया। ऐसे ही 5 का जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये खत्म 19 पे हुआ है, तो 19 के बाद अगला नंबर 21 आता है, इससे स्टार्ट करेंगे और 5 नंबर ऐड करेंगे। फिर क्योंकि 5 वाला 29 पे खत्म हो रहा है तो 6 में क्या करेंगे, 29 के बाद अगला ऑर्ड नंबर 31 आता है, वहां से स्टार्ट करेंगे और 6 नंबर्स को ऐड करेंगे तो चला जाएगा 41 तक। तो 6 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41। तो ये पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन इंग्लिश में आ गए हैं, आगे आ जाओ। कह रहा है कि अच्छा, अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है पैटर्न वाले पे ही। तो यहाँ पे देखो, कह रहा है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये लिख दिया है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। यहाँ पे क्या किया है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब को 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले 1 तो सब में आ रहा है, ध्यान से देखिए 1 सब में आ रहा है। तो जब हम 7 का क्यूब और माइनस 6 का क्यूब करेंगे तो 1 तो आना ही आना है, प्लस 1 प्लस के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 था 1 था तो यहाँ पे आया 2 1, यहाँ 3 था 2 था तो 3 2, फिर 4 था 3 था तो 4 3, और 3 सब में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा, इंटू 3 सब में आ रहा था तो सब में आएगा। यहाँ पे 1 सब में आ रहा था तो 1 आ गया, लास्ट में 3 सब में आ रहा था तो 3 आ गया। फिर 2 1 क्या था, यही 2 और 1 जो पहले लिखे हुए हैं वही 2 और 1 नंबर लिए गए हैं। 3 और 2 है तो 3 और 2 है, 4 और 3 है तो 4 और 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 7 और 6 का क्यूब का माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये बन जाएगा 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 1। इसको अगर अच्छे से और समझना चाहें कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या चीज बताने की कोशिश की गई है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होता है हमेशा 3abc के, जबकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आ जाए 0।
तो अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें, जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, ये जो लिखा गया है आपका कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। ये वाला जो 1 है इसको अगर हम इधर लेके चले आए लेफ्ट में, तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -1। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, a है 2, b है -1 और c है -1। a प्लस बी प्लस सी करने पे क्या आ रहा है 0। इसका मतलब इन सबका क्यूब आना क्या चाहिए 3abc, जो हमारा फॉर्मूला। तो इन सबका क्यूब क्या आना चाहिए, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 है, तो इसका आंसर आएगा 3abc। तो 3 हो गया, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -1। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -1 करने पे बना जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसी पैटर्न पे बना हुआ है। बाकी आप पैटर्न नॉर्मल समझ सकते हैं जो मैंने बताया, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहा है पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जबकि सबसे छोटा सदस्य 2m है। तो हमने पढ़ रखा है कि भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होते हैं उसमें आपका पहला मेंबर होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1। ये 3 मेंबर्स होते हैं। जब भी आपको इवन नंबर में दिया है तो इसका मतलब 2m की वैल्यू दे रखी है। 2m की वैल्यू है 16, सॉरी 16 नहीं है, 2m की वैल्यू है आपकी 12। तो m आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6, m आ गया 6। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, अगला मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 करोगे तो 37, ये m स्क्वायर माइनस 1 तो 36 माइनस 1 यानी कि 35। तो मेंबर्स क्या आ गए 12, 37 और 35। यहाँ से 2m बराबर 12 रख के m की वैल्यू आ जाएगी। अगला मेंबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और उसका अगला हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। सवाल यह है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो 9999 होता है। हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो सबसे बड़ा हो 4 डिजिट का, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट निकाल के देखेंगे। जब इसका अंडर रूट हम निकालेंगे तो आप निकाल के देख लीजिएगा, ये 99.9 समथिंग करके आ जाएगा। क्योंकि ये 99.9 आ रहा है, इसका मतलब ये जो होगा वो 99 के स्क्वायर से बड़ा नंबर दिया हुआ है। 99 के स्क्वायर से अब 99.9 आने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है जो सबसे बड़ा 4 डिजिट का है, ये 99 के स्क्वायर से बड़ा है। अब क्या होता है, 99 से बड़ा अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 100 है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1, उसके बाद 40, तो ये 5 डिजिट में पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर होगा वो होगा 99 का स्क्वायर। अब आप 99 का स्क्वायर कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 99 का स्क्वायर करोगे, आप करके देख लेना, 9801 आ जाएगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंक की पूर्ण वर्ग हो वो आ जाएगा 9801। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो थी 4 अंक की वो थी 9999। इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो 99.9 आ रहा है। इससे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वो होगी 100 का स्क्वायर, जो कि 5 डिजिट का पहुंच जा रहा है। इसका मतलब 99 का स्क्वायर ही 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाला देगा। तो 99 का स्क्वायर 9801, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 68600, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्या है? यदि हाँ तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी जिससे गुणा करने पर 68600 एक परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल होता है। इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। उसमें देखते हैं 3 3 का पेयर बना के देखते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 68600, इसको आप 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 4 बार गया, 3 बार गया, 0 0। अब ये 2 से फिर जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2 5 और 0।
फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ये 5 से कट जाएगा 2 बार, और उसके बाद 7 से कट जाएगा 3 बार। ये आप काट के देख लेना, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, इसका फैक्टर क्या आएगा करके देख लेना आप। 68600 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा, 2 आएगा 3 बार तो 2 का क्यूब, 5 आएगा 2 बार, और 7 आएगा 3 बार। तो यहाँ पे जो है 2 का तो पेयर बन गया भाई, 2 3 बार आ गया, 7 भी 3 बार आ गया, लेकिन 5 2 ही बार आया। अगर 5 भी 3 बार होता तो परफेक्ट क्यूब ये बन जाता। तो 68600 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, और 5 2 बार था, एक बार और आ गया तो 5 का भी क्यूब हो गया, और 7 का भी क्यूब हो गया। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। तो किससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बनेगा? 5 से। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट है कि क्या एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। कह रहा है कि क्या कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है जबकि Q प्लस आर 180 हो, ये वाला और ये वाला का सम क्या हो? 180 हो। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के सम का 180 होने का मतलब ये है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल होंगे। तो पी क्यू और आर एस पैरेलल हों और ये समांतर चतुर्भुज हो, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी एस और क्यू आर का भी पैरेलल होना जरूरी है, और पी एस और क्यू आर पैरेलल है या नहीं ये हमें क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री से नहीं क्लियर हो रहा है। क्यू प्लस आर अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब पी क्यू और एस आर ये पैरेलल होंगे। अगली 2 लाइंस पैरेलल है या नहीं ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते, नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाकी दोनों लाइंस के बारे में हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अगला पी क्यू बराबर आर एस बराबर 8। पी क्यू को 8 कह रहा है, आर एस को 8 कह रहा है, और पी एस को कह रहा है 4, और इसको 4.4। देखो पहले वाले में हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में हमें पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज है आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पी क्यू और आर एस तो बराबर दे रखा है, लेकिन पी एस और क्यू आर ये अलग अलग हो गए हैं जो कि इक्वल नहीं है। इस वजह से ये वाला कभी भी नहीं हो सकता है, ये कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट वाला आ जाओ, कह रहा है कि पी और आर जो है वो 75 और 65 हो। देखो पी और आर ये अपोजिट एंगल्स हैं, और हमें पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब पी और आर इक्वल होने चाहिए पैरेललोग्राम होने के लिए। तो क्योंकि पी और आर अलग अलग दे रखा है तो ये कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना जरूरी होता है। तो ये वाला कभी नहीं होगा, ये वाला कभी नहीं होगा, और Q प्लस आर अगर 180 डिग्री है तो ये समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 11 से 13 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, चलो इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। कह रहा है इसको आप सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो। तो ध्यान से देखो, ये जो 15 है यहीं से सॉल्व कर देता हूँ। 15 का ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15y माइनस 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, प्लस का 5 का y में करोगे तो प्लस का 5y, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, इक्वल्स टू 2y माइनस का 18। यहाँ से सारे y को एक तरफ कर लो, सारे नंबर्स को एक तरफ कर लो। ये हो जाएगा 15y प्लस 5y माइनस का 2y, ये वाला 2y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 18 था ही, माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, और माइनस का 60 जो है वो भी इधर आके प्लस का 60 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 15 5 20, 20 माइनस 2 18, 18y बराबर 60 30 90, 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 18, 18 से 72 को काटेंगे 4, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को सरल करके हल कीजिए। फिर से उसी टाइप का सवाल है।
यहीं पे सॉल्व करते हैं। x बाई टू माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का x बाई फोर और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 1/3 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 हो जाएगा इक्वल्स टू x बाई सिक्स प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब क्या कर सकते हैं, सारे x वाले को एक तरफ कर लो तो x बाई टू माइनस एक्स बाई फोर माइनस का x बाई सिक्स, ये वाला x बाई सिक्स इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12 और ये वाला 1/12 इधर आएगा तो माइनस का 1/12। अब ये प्लस का और माइनस का ये कट जाएगा। यहाँ से अब हम ले सकते हैं एलसीएम। 6 4 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। 2 से 12 कटेगा 6 बार में तो 6 से x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x। 4 से कटेगा 3 बार में तो माइनस था तो माइनस 3x। 6 से कटेगा 2 बार में तो माइनस का 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/6। इस 6 से इस 12 को काट सकते हैं 2 बार में, 2 इधर जाके 1 में मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। 6x माइनस 5x, ये -3 -2 -5 हो जाएगा। 6x माइनस 5x करोगे तो x आ जाएगा और ये वाला 2 इधर 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 2। आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। x की वैल्यू 2 रख के आप सॉल्व करोगे, अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो आपका आंसर सही है। तो ध्यान से देखो, अपना उत्तर भी सत्यापित कीजिए। इसका मतलब x इक्वल टू 2 रख के हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ जाता है अगर इक्वल आ जाता है तो आंसर हमारा सही है, नहीं आता है तो नहीं सही है। तो इसको हमें x इक्वल टू 2 रख के देखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 2 रख के देखना पड़ेगा। अब x इक्वल टू 2 आ गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं मिटा देता हूं। ये हट गया। अब हम आंसर को वेरीफाई करेंगे। ध्यान से देखो, x इक्वल टू 2 आया है, हमें वही चीज पुट करनी है तो हो जाएगा 2/2 माइनस 1/4 2 माइनस 1/3। बस x की जगह पे 2 रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 1/6 2 प्लस 1 प्लस 1/12। अगर LHS और RHS बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत। तो 2/2 हो जाएगा 1 माइनस 1/4। 2 माइनस 1/3 को सॉल्व करोगे, एलसीएम 3 3 2 6 -1 5/3 आ जाएगा इक्वल टू 1/6 2 प्लस 1 3 प्लस 1/12। यहाँ से सॉल्व करो तो 1 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में तो 1/2 प्लस 1/12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 5/12 यानी कि 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम 12 आ जाएगा तो 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 में से 5 गया 7 और 6 प्लस 1 7, तो दोनों तरफ क्या आ गया 7/12 बराबर 7/12। तो क्योंकि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। ये हो गया, हमारा वेरीफाई भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाते हैं, थोड़ा सा हिंदी वाला पढ़ने में मजा नहीं आता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 12 15 एंड 18। इसमें ये कह रहा है कि वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 12 15 और 18 तीनों से ही डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो 12 15 और 18 तीनों से डिवाइड हो, और ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाता है वो होता है उन नंबर्स का एलसीएम। तो सबसे पहले जो इन सबसे डिविजिबल नंबर होगा, जो कि सबसे छोटा नंबर होगा इन सबसे कटने वाला, वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 18। तो निकाल लेते हैं 12 15 और 18 का एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम में हमें पता है हम तब तक काटते हुए जाते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। 2 से काट दो तो 2 से कट जाएगा ये 2 × 12, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे हो जाएगा और ये 9 बार में। फिर 2 से 3 15 और 9, फिर 3 से कट रहा है 1 3 5 15 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 1 5 1 और फिर 5 से जाएगा 1। एलसीएम आ जाएगा 2 2 4 4, एलसीएम आ जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 3 36 और 36 पंचे एलसीएम आ जाएगा 36 × 5 5 36 5 3 15 3 18। एलसीएम आपका आ जाएगा 180। तो 180 जो है ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 12 15 और 18 से कट जाएगा। अब
इन सबसे कटने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? तो भाई देखो ये 180 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो एलसीएम ने हमने लिखा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है एक तरह से। तो 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 180 परफेक्ट स्क्वायर बनने में कमी क्या रह रही है? इसके परफेक्ट स्क्वायर बनने में हमारे पास 5 की एक कमी रह रही है। अगर यही 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 180 जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 180 जो था वो सबसे छोटा नंबर था जो इन सबसे कटेगा। इसमें अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कह रहा है कि वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन दिए गए नंबर से 12, 15 और 18 से कट जाए। तो क्योंकि 180 का ही मल्टीपल हम ले रहे हैं कोई, तो इन सबसे नंबर कट ही जाएगा। हमने लिखा है 180 गुणे में 5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 900, क्योंकि 900 जो है वो 180 गुणे में 5 है, और 180 आपका 12, 15 और 18 से कट जाता है, तो 900 भी 12, 15 और 18 से आराम से कट जाएगा, और यही आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि 12, 15 और 18 से डिविजिबल रहेगा। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस की कॉमन प्रॉपर्टीज लिखनी है 2। तो ध्यान से देखो, हमने पढ़ रखा है कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, और रोम्बस जो होता है उसका भी सभी साइड इक्वल होते हैं। तो पहली कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन बोथ स्क्वायर एंड रोम्बस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, दोनों के ही डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, दोनों के डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 2 चीज कर सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ आप। कह रहा है इन द गिवन फिगर RING इज अ रोम्बस, NO इज 8 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है आपको NO की ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। फिर IQ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फाइंड X एंड Y। अभी अभी हमने पढ़ा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि GO जो होगा वो IO के बराबर होगा। यहाँ पे IQ लिख दिया है लेकिन वो IO होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें GO बराबर आएगा IO और क्योंकि IO 15 है तो GO बराबर हो जाएगा 15, जो कि है X की वैल्यू, तो X हो गया 15। ऐसे ही ON बराबर होना चाहिए OR, तो OR बराबर क्या हो जाएगा? ON की वैल्यू है 8, तो OR भी हो जाएगा 8, और OR ही है Y। तो X की वैल्यू यहाँ पे हो गई 15 और Y की वैल्यू हो गई 8। और हमें एक चीज पता है कि ये बाइसेक्ट तो करते ही हैं लेकिन राइट एंगल पर करते हैं, और ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ध्यान से देखो, ये 8 है, ये 15 है, नीचे वाले में आ जाओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका ONI। ये 15 है, ये 8 है, तो आपका ये कितना आ जाएगा? Z। तो Z जो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो Z आ जाएगा √x² प्लस y²। 15 का स्क्वायर 15 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाए आपका 289, जो कि होता है आपका 17 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 17। तो Z आपका आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB पैरेलल टू CD, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ट्रेपेजियम। कुछ इस तरह से आपका ट्रेपेजियम होता है। इसमें कह रहा है AB और CD जो पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल है। एंगल A एंड D जो है वो 2:1 के रेशियो में है, तो हम इसको मान सकते हैं 2x और इसको मान सकते हैं x। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी भी बताया था कि 2 लाइन्स अगर पैरेलल हो और एक उनको ट्रांसवर्सल कट करे तो को इंटीरियर का सम 180 डिग्री आता है। मतलब 2x प्लस x की वैल्यू, 2x प्लस x की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री। तो 3x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। फिर ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ध्यान से देखो,
ए की वैल्यू हो गई 2x, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 60 120 डिग्री। डी की वैल्यू है x, जो कि हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू ये आया है। ऐसे ही यहाँ पे हम b को मान सकते हैं 7y और c को मान सकते हैं 5y। 7 5 12, 12y की वैल्यू होनी चाहिए 180, क्योंकि सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो 12 15 ये 180, y की वैल्यू आ जाएगी 15, तो 7y की वैल्यू आ जाएगी 15 सत्ते 105। एंगल बी आ जाएगा 105 डिग्री, और एंगल सी जो है 5 इंटू 15 15 पचे 75 डिग्री, तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेपेजियम में क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है और ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एक ही साइड के जो कोइंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो ए प्लस डी का सम 180 होना चाहिए, और ए और डी का रेशियो दे रखा है 2:1, तो हमने मान लिया 2x और x। ऐसे बी और सी का रेशियो दे रखा है, तो 2y और 5y मान लिया। अब 2x और x भी होना चाहिए 180, और 7y और 5y का भी सम होना चाहिए 180। तो यहाँ से हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, फिर 2x x 7y और 5y की वैल्यू, चारों एंगल हमारा आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सेक्शन ई जो है, क्वेश्चन नंबर 14 टू 16, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, आप देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। और यही नहीं, और भी पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।